हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। तो आज के इस वीडियो में इतिहास के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी आपको याद ना हो तो आप उसको याद कर लीजिएगा, समझ गए? क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथ में एक बेल आइकन आता है और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं, समझ गए? और इससे पहले इतिहास का 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक पार्ट बन चुका है और ये उसका पार्ट 2 है, समझ गए? ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है रूस का पहला समाजवादी था। ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी है प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर सी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर डी है स्टालिन। तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था, समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है लुई ब्लॉ, ऑप्शन नंबर सी है कॉलर मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट ओवेन। तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी कॉलर मार्क्स नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी है पानी रखने के मिट्टी का पात्र, ऑप्शन नंबर सी है रूस का सामंत, ऑप्शन नंबर डी है रूस का सम्राट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि रूस में जो जार होता है, जार का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है, समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कॉलर मार्क्स की रचना है, समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉलर मार्क्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रासपुटिन कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासपुटिन कौन था। ऑप्शन नंबर ए है समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर सी है दार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी है लेनिन और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है गांधी। तो रासपुटिन कौन था? इसमें कुछ लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, समझ गए? रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन यहाँ पे भ्रष्ट पादरी था, जो इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, समझ गए? इसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा कि रासपुटिन कौन था। तो रासपुटिन भ्रष्ट पादरी था, समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉलर मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है इटली और ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कॉलर मार्क्स का जो जन्म हुआ था उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म जर्मनी में हुआ था, समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है फुरियर, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन नंबर सी है कॉलर मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी है सेंट साइमन। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता यहाँ पे कौन था आपको बताना है। तो कौन था? तो सेंट साइमन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर ए है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी दे रखा फ्रांस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप कहाँ मिला था।
तो कहाँ मिला था? तो सोवियत संघ में मिला था। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कॉलर मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तोवस्की, ऑप्शन नंबर डी है एंजल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस यहाँ पे टॉल्स्टॉय की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी है स्टालिन और ऑप्शन नंबर डी है मार्क्स। तो यहाँ पे अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1921, ऑप्शन नंबर बी है 1922, ऑप्शन नंबर सी है 1865, ऑप्शन नंबर डी है 1918। तो यहाँ पे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। समझ गए? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। समझ गए? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ गए? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है फरवरी 1917, ऑप्शन नंबर बी है नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल 1917। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1917। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए? देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1844 में, ऑप्शन नंबर बी है 1848 में, ऑप्शन नंबर सी है 1864 में, ऑप्शन नंबर डी है 1867 में। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है। तो किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी है लेनिन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रोट्स्की और ऑप्शन नंबर डी है खुश्चेव। तो नेतृत्व किसने किया था बोल्शेविक क्रांति का? तो यहाँ पे लेनिन किया था। समझ गए? लेनिन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी है गोर्की, ऑप्शन नंबर डी है तुर्गनेव। तो माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक गोर्की थे। समझ गए? गोर्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉलर मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1815 में, ऑप्शन नंबर बी है 1818 में, ऑप्शन नंबर सी है 1825 में और ऑप्शन नंबर डी है 1838 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कॉलर मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कॉलर मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी प्लेखानोव और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो यहाँ पे लेनिन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1789 में, ऑप्शन नंबर बी है 1827 में, ऑप्शन नंबर सी है 1830 में और ऑप्शन नंबर डी है 1833 में। तो इसका प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1827 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चूँकि आप इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का। समझ गए? उसमें इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं 4 से 5 नंबर के, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था?
तो यहाँ पे आपको बताना है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है रूस और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की। ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो लेनिन जो है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? तो यहाँ पे आपको बताना है तो किस राष्ट्र के साथ की? तो यहाँ पे जर्मनी के साथ की। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि जर्मनी के साथ की। समझ गए? यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता होगा आपको, नो डाउट इसको आप ब्रेस्ट-लिटोव्स्क पढ़ सकते। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1864, ऑप्शन नंबर बी है 1867, ऑप्शन नंबर सी 1883 और ऑप्शन नंबर डी है 1889। तो इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर 1864 ईस्वी में हुई। समझ गए? 1864 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी है 1922, ऑप्शन नंबर सी है 1923 और ऑप्शन नंबर डी है 1924। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? ऑप्शन नंबर है 1905, ऑप्शन नंबर बी है 1917, ऑप्शन नंबर सी है 1921, ऑप्शन नंबर डी है 1924। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो 1921 ईस्वी में लागू की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर है रूस, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी, डी है लंदन। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक तो कब हुई थी? तो लंदन में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर है लियो टॉल्स्टॉय, बी है इवान तुर्गनेव, ऑप्शन नंबर सी है फ्योदोर दोस्तोवस्की, ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिमम गोर्की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इवान तुर्गनेव। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोटबुक में लिखकर याद कर लीजिएगा। समझ गए? एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस प्रश्न से। और इसका पार्ट 1 अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है मार्च की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर की क्रांति और डी है नवंबर की क्रांति। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है केरेंस्की, ऑप्शन नंबर बी है लेनिन, सी है ट्रोट्स्की, डी है स्टालिन। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व भी लेनिन ने ही किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? आपको रूस की बोल्शेविक क्रांति देके एग्जाम में फंसा सकता है या सिर्फ बोल्शेविक क्रांति दे सकता है। तो आपको क्या मारना है आंसर में? तो आंसर में आपको लेनिन ही मारना है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए है लेनिन ने, ऑप्शन नंबर बी है केरेंस्की ने, ऑप्शन नंबर सी है ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर डी है स्टालिन। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है जार का निरंकुश शासन, ऑप्शन नंबर बी है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ऑप्शन नंबर सी है रासपुटिन की भूमिका, ऑप्शन नंबर डी है किसानों का असंतोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो उसका कारण क्या था
तो उसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर ए है स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी है केरेंस्की, ऑप्शन नंबर सी है लेनिन और ऑप्शन नंबर डी है ट्राटस्की। तो नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे लेनिन ने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन नंबर ए है रूस में, ऑप्शन नंबर सी है चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन की स्थापना किस देश में हुई? तो रूस में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है अप्रैल थीसिस को, ऑप्शन नंबर सी है दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर बी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, ऑप्शन नंबर डी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। समझ गए? तो यहाँ पे समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि ऑप्शन इधर उधर है। समझ गए? एक दो क्वेश्चंस में ऑप्शन इधर उधर है, तो आपको ऑप्शन इधर उधर से दिक्कत नहीं होने वाला। समझ गए? आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ बी के जगह सी हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको सी मान के ही चलिए। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन नंबर बी है नागरिक समानता पर, ऑप्शन नंबर सी है कानूनी समानता पर और ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक समानता पर। तो समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पर बल देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी है 1 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी है 1 मई को। तो यहाँ पे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स फुरिये को, ऑप्शन नंबर सी है लुई ब्लॉक को, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स को। तो यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1861 में, ऑप्शन नंबर सी है 1905 में, ऑप्शन नंबर बी है 1807 में और ऑप्शन नंबर डी है 1917 में। तो यहाँ पे रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था या कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो वो 1861 में समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी है आयरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन में और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका में। तो आलू अकाल यहाँ पे बताना है कि किस देश में हुआ था। तो आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी है रूस में और डी है ब्रिटेन में। तो कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो यह किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नूडल्स किस मूल का था? ऑप्शन नंबर ए है चीनी, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय, ऑप्शन नंबर सी है यूरोपीय और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे जापानी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नूडल्स किस मूल का था। तो नूडल्स चीनी मूल का था। तो यह नूडल्स कहाँ का था? तो चीन का था, चीनी मूल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है श्रम, ऑप्शन नंबर सी है पूंजी और ऑप्शन नंबर डी है उद्योग। तो किस पर आधारित नहीं है? तो उद्योग पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए?
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। ऑप्शन नंबर ए है भारत से, ऑप्शन नंबर बी है चीन से, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस से और ऑप्शन नंबर डी है स्पेन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड कपास का आयात कहाँ से करता था। तो यह कहाँ से करता था, तो भारत से करता था। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया। ऑप्शन नंबर ए है 1870 में, ऑप्शन नंबर बी है 1885 में, ऑप्शन नंबर सी है 1905 में और ऑप्शन नंबर डी है 1914 में। तो यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का बंटवारा किस वर्ष किया था, तो यह 1885 ईस्वी में किया था। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। ऑप्शन नंबर ए है 1920 में, ऑप्शन नंबर बी है 1921 में, ऑप्शन नंबर सी है 1922 में और ऑप्शन नंबर डी है 1923 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की, तो 1921 ईस्वी में समाप्त की। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आर्थिक महामंदी से कौन सा देश जो है सबसे कम प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे फ्रांस देश जो है ये सबसे कम प्रभावित हुआ आर्थिक महामंदी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1929 में, ऑप्शन नंबर सी है 1932 में, ऑप्शन नंबर बी है 1930 में और ऑप्शन नंबर डी है 1935 में। तो ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये किस वर्ष की गई, 1995 ईस्वी में की गई। समझ गए, इसको आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर नहीं दे रखा है। समझ गए, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में की गई। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। समझ गए, इसका राइट आंसर 1995 ईस्वी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि G8 की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1957 में, ऑप्शन नंबर सी है 1975 में, ऑप्शन नंबर बी है 1948 में और ऑप्शन नंबर डी है 1995 में। तो G8 की स्थापना कब हुई, तो G8 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए है गुयाना, ऑप्शन नंबर बी है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी है त्रिनिदाद और ऑप्शन नंबर डी है सूरीनाम। तो होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था, यहाँ पे आपको बताना है। तो कहाँ किया जाता था, त्रिनिदाद में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर ए है भारत से, ऑप्शन नंबर बी है चीन से, ऑप्शन नंबर सी है इराक से और ऑप्शन नंबर डी है अफगानिस्तान से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई, तो अमेरिका में आरंभ की गई। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। आपके लिए एक HW लाया हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। तो इसको आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आलू अकाल किस देश में हुआ था। सो मैंने यह प्रश्न वीडियो में बताया है। समझ गए, आप लोग यदि ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन और डी अमेरिका। तो आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था, कमेंट बॉक्स में लिखकर। ये आपका HW है। समझ गए, कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताइएगा। समझ गए, तो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आप लोग यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।